ये ईसाइयों का सबसे पवित्र अवशेष है। हेरिंगबोन लिनन का एक टुकड़ा 4 मीटर से कुछ लंबा और 1 मीटर चौड़ा। देखने में यह कपड़ा अच्छा नहीं है। इस पर निशान हैं, जला है, दाग और धब्बे हैं। लेकिन इस पर बनी इमेज इसे गैर मामूली बनाती है। एक हल्का सा साया है जो पास जाने पर गायब होता लगता है। अगर कुछ दूर से देखें तो आगे पीछे दोनों ओर से ऐसे पुरुष का साया सा नजर आता है जिसे मारा पीटा गया, छुरा घोंपा गया और सलीब पर चढ़ा दिया गया। पिछले 150 साल से यह कपड़ा इटली के शहर ट्यूरेन के सेंट जोसेफ के कैथेड्रल में रखा है और इसी वजह से इसका नाम पड़ा द श्राउड ऑफ ट्यूरेन। लेकिन श्राउड ऑफ ट्यूरेन असल में है क्या? ये एक लंबी जुनून भरी बहस का मुद्दा है। क्या ये वाकई जीसस का कफन है या ये नकली है? मिडिल एजेस, रेनेसांस या उस तरह की जो भी कला है, ये उन सब से बिल्कुल अलग है। क्रॉस या कांटों के ताज की तरह जीसस का कफन भी मध्ययुगीन ईसाइयों के लिए एक जानी पहचानी कलाकृति था। चारों गॉस्पेल ने इसका जिक्र किया था। बाइबल के अनुसार क्रूसिफिकेशन के बाद जीसस को पास के एक मकबरे में ले जाया गया था, जहां उन्हें दफन करने के लिए तैयार किया गया था। हमें बताया गया है कि ये तैयारियां यहूदी रिवाजों के अनुसार की गई थीं, लेकिन बाइबल ये नहीं बताती कि ये रिवाज क्या थे, सिवाय इसके कि जीसस को लिनन के कपड़े से ढका गया था। बाइबल ये भी बताती है कि देह पर लेप के लिए बड़ी मात्रा में एलो और मर लाया गया था। और फिर क्रूसिफिकेशन के 2 दिन बाद ऐसी घटना हुई जिसने एक नए धर्म को जन्म दिया। ईसाई मानते हैं कि ईस्टर संडे की सुबह जीसस मृत देह से उठ खड़े हुए, हालांकि गॉस्पेल्स ने कभी यह बात स्पष्ट नहीं की। वो बस यही कहते हैं कि सिवाय लिनन के 1 या 2 कपड़ों के मकबरा खाली छोड़ दिया गया था। इस कपड़े में आदमी का शरीर लिपटा था और ये उस घटना का आर्टिफैक्ट है। लेकिन 1978 में श्राउड का अल्टीमेट टेस्ट हुआ। 2 दर्जन रिसर्चर्स, जिनमें ज्यादातर अमेरिकी थे, उन्होंने आधुनिक यंत्रों से इसकी जांच की। उन्होंने इसे नाम दिया श्राउड ऑफ ट्यूरेन रिसर्च प्रोजेक्ट यानी स्टर्प। स्टर्प टीम 1978 में ट्यूरेन पहुंची। बेरी श्वार्ट्ज टीम के फोटोग्राफर थे। जब मुझसे इस टीम में शामिल होने को कहा गया तो मेरा पहला जवाब था, मैं ज्यूइश हूं। और ज्यूइश होने के नाते मैंने सोचा, ठीक है, यह भी एक ऐसा ही काम है जिसमें मेरी कोई खास दिलचस्पी नहीं है। श्वार्ट्ज का श्राउड से जो पहला सामना हुआ वो उम्मीद के मुताबिक नहीं था। कपड़ा लचीला और नर्म था, जो मेरे लिए पहला सरप्राइज था। उसकी हालत हमने जो सोचा था उससे कहीं बेहतर थी। फिर बारी आई इमेज की। साफ कहूं तो मैं सोच रहा था कि पेंट और ब्रश के कुछ स्ट्रोक्स देखने को मिलेंगे और हम लौट आएंगे, लेकिन 2 मिनट तक देखने पर ही मुझे लगने लगा कि ये चाहे कुछ भी हो, पर ये पेंटिंग नहीं थी। स्टर्प टीम ने 5 दिन तक श्राउड की जांच की और निष्कर्ष तक पहुंचने से पहले 5 महीनों तक अपने नतीजों को स्टडी किया। वो इमेज न फोटोग्राफ है, न पेंटिंग और ना ही कोई आर्ट वर्क है। इमेज एरिया में कोई पेंट या पिगमेंट नहीं है। वो इमेज अगर कहीं है तो फाइबर के सरफेस पर है और वो कपड़े में ज्यादा नीचे तक नहीं गई है।
दूसरे डेटा में वो रहस्यमयी नतीजे थे जो श्राउड इमेज के किसी VP8 एनालाइजर से मिले थे। इसमें कंप्यूटर इमेज की डेंसिटी को टोपोग्राफिकल रिलीफ में बदलता है। और देखिए, जो नतीजा मिला वो मानव शरीर का नेचुरल रिलीफ था। इमेज डेंसिटी का अनुपात ठीक वही था जो इमेज बनाने के समय कपड़े की शरीर से दूरी रही होगी। इस डेटा ने श्राउड को महज पेंटिंग नहीं माना। कई लोगों ने लिनन पर इमेजेस बनाई हैं। लिनन पर इमेज बनाना आसान होता है। हालांकि जो ने इमेज बनाई, लेकिन श्राउड ऑफ ट्यूरिन के केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज से यह कहीं मेल नहीं खाती। अब जिसको भी मुझ पर शक हो और वो कहता हो कि ये जालसाजी है, उसे मेरी चुनौती है कि कुछ ऐसी इमेज बनाए जो इससे मेल खा जाए, तो मैं इस बारे में चुप रहूंगा। उन्होंने करीब 11 अलग अलग टेस्ट किए। उन्होंने एल्बुमिन, प्रोटीन और खून के अलग अलग एलिमेंट्स का टेस्ट किया और केमिकली उन्हें पॉजिटिव रीडिंग्स मिली। इसीलिए वो सब एक साथ कह सके कि ये धब्बे खून के थे। लेकिन 1988 में खबर आई कि इसमें कोई शक नहीं कि श्राउड ऑफ ट्यूरेन एक नकल थी। बेशक, लेकिन आमतौर पर भरोसेमंद एक टेस्ट ने इसे गलत साबित कर दिया। ये सारी बात कि श्राउड असली है या नहीं 1988 में ही निपट जाती, जब 3 पोस्टेज स्टैंप जितना टुकड़ा एक कोने से काटा गया। इस छोटे से टुकड़े को 3 हिस्सों में बांटा गया। इन्हें छोटे मेटल कैनिस्टर में डालकर 3 अलग अलग प्रयोगशालाओं में भेज दिया गया। इसका उद्देश्य कार्बन 14 नामक टेस्ट से श्राउड की उम्र का पता लगाना था। छह महीने बाद तीनों लैब्स ने अपने नतीजे पक्की तारीखों के साथ ब्लैक बोर्ड पर लिख दिए। श्राउड का फ्लेक्स फाइबर मध्यकाल के बीच 130 साल के दौरान उगाया गया था। बहस खत्म हो गई। श्राउड ऑफ ट्यूरेन नकली था। मैं भौचक्का था। बड़ी निराशा हुई क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि नतीजा बहुत साफ होगा और ये पहली सेंचुरी होगी। मैं एकदम हैरान था कि ये नतीजा इतना नाटकीय कैसे हो सकता है। मुझे ये कहना पड़ेगा कि ये मेरे लिए बहुत ही निराशाजनक नतीजा था। ये तो ऐसा लगता है जैसे सारी अच्छी इंफॉर्मेशन उन्होंने कूड़े में फेंक दी और बस ये एक टेस्ट रख लिया। लेकिन श्राउड का एक सबूत ऐसा था जिससे श्राउड बिलीवर्स को आशा की छोटी सी किरण नजर आई। वो ये कि कार्बन 14 की तारीख कुछ अलग थी, भले ही थोड़ी सी। और ये हंगेरियन प्री कोडेक्स के रूप में सामने आई। ये एक पांडुलिपि थी जिसमें क्राइस्ट का बेरियल दिखाया गया था, जिसमें उन्हें कपड़े के एक लंबे टुकड़े में लपेटा गया था। प्री कोडेक्स के बारे में 2 चीजें दिलचस्प थीं, कपड़ा और वो तारीख जब कोडेक्स तैयार किया गया था। कार्बन डेटिंग ने बताया कि श्राउड की पहली संभावित तिथि 1260 थी। हंगेरियन प्री मैन्यूस्क्रिप्ट 1190 में बनी थी, करीब 70 साल पहले। जिस कलाकार ने प्री मैन्यूस्क्रिप्ट इलस्ट्रेट की थी, उसने क्राइस्ट के बेरियल क्लॉथ को 2 स्पष्ट हिस्सों में बांटा था। एक तो बहुत ही रेयर हैरिंगबोन वीव और 4 छेद जो मोटे तौर पर अंग्रेजी अक्षर एल बनाते थे। श्राउड ऑफ ट्यूरेन में ये दोनों फीचर्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जिसने भी प्री मैन्यूस्क्रिप्ट इलस्ट्रेट किया था वो श्राउड से वाकिफ था, यानी C14 टेस्ट में इसे मध्यकालीन जालसाज का कारनामा बताए जाने से करीब 1 सदी पहले। तो ये कार्बन डेट पर एक तरह से विवाद खड़ा करता है।